नाउ स्टार्ट। कल बेटा हम डिस्कस कर रहे थे फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर का जो टॉपिक हमारा चल रहा था, फूड सिक्योरिटी का। और फूड सिक्योरिटी में हमने देखा कि दो सिस्टम है जो गवर्नमेंट अप्लाई करती है लोगों तक पहुंचाने में, कि फूड सिक्योरिटी के अंदर किस तरह से लोगों तक पहुंचे। और उसके लिए दो सिस्टम देखे थे हमने। एक तो ये देखा था पीडीएस। स्क्रीन बेटा इन कर, मुझे स्क्रीन मेरे पास तो दिखाई दे रही है, शो हो रहा है बेटा। मेरी दो आईडी है ना। हाँ, दो आईडी है, दूसरी आईडी पे देख। हाँ, तो एक तो पीडीएस हमने देखा बेटा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें आपने देखा हाँ राशन कार्ड, किस तरह से राशन कार्ड के थ्रू आपके सामान लोगों तक पहुंचता है राशन की दुकानों से। एक हमने देखा था एफसीआई का रोल, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, किस तरह गोदामों में वो अनाज इकट्ठा करती है, जिसे हमने बात की थी बफर स्टॉक की, है ना। बफर स्टॉक जो काम आता है किसी डिजास्टर के समय भारत में, तब ये बफर स्टॉक यूज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और इसी में से मिड डे मील की व्यवस्था जो सभी स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल करते हैं, इसी बफर स्टॉक में से ही यूज किया जाता है। साथ ही जो जरूरत पड़ने पर आपके कहीं और अधिक अधिक सप्लाई हो रहा है, ज्यादा हमारे पास इकट्ठा हो गया है, तो एक्सपोर्ट करने में भी बफर स्टॉक में से करते हैं। तो इसको लेकर ये हमने दो बात की थी कि पीडीएस सिस्टम और बफर स्टॉक। अब क्या है कि आज हम बात करेंगे ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी है, ठीक है बेटा। ये एक्चुअली में आपके बुक में इसके बारे में बहुत कम दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ आपके लिए पॉइंट्स बनाए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हमेशा ये ध्यान रखने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ये आपको मिलेंगे नहीं कहीं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, एनएफएस ये एनएफएस एक्चुअली बेटा नेशनल फूड सिक्योरिटी है, सिस्टम भी कह सकते हो आप, सिक्योरिटी सिस्टम फूड का। इसको लेके क्या लिमिटेशन है, लिमिटेशन यानी हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या कमियां हैं इसमें और क्या करना चाहिए। सबसे पहले देखिए क्या कहता है कि हाई फिजिकल बर्डन, सब्सिडी कॉस्ट अबाउ 1.25 लाख करोड़ पर ईयर, आउट ऑफ दैट 88,000 करोड़ स्पेशली फॉर फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, कितना बड़ा बजट इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा बजट है, ये पूरा बर्डन पड़ता है, सब्सिडी देना आसान बात नहीं है। अब अनाज की कीमत कुछ और है, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देके कम कीमत पर अनाज दे रही है, तो इसका मतलब वो बोझ कहीं ना कहीं हमारे जो सिस्टम है, हमारा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसके ऊपर पड़ता है। अब ऐसा ही जो सिस्टम है पीडीएस का, अब इसमें सेकंड पॉइंट देखिए, गवर्नमेंट विल हैव टू कीप लार्ज स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स बट एफसीआई स्टोरेज कैपेसिटी इनसफिशिएंट। ठीक है, गवर्नमेंट बहुत बड़ा लार्ज स्टॉक करती है और हमेशा प्रयास रखती है कि किस तरह से गवर्नमेंट आपको बढ़ावा दे फूड ग्रेन्स का। बट होता क्या है कि हमारे पास स्टोरेज क्षमता नहीं है। इसे देखिए, स्टोरेज क्षमता क्यों नहीं है, एक्चुअल में होना तो क्या चाहिए, होना तो चाहिए कि भाई आपके पूरा कवर्ड होना चाहिए, जहाँ पे फूड ग्रेन्स रखे जाएं, जहाँ अनाज के भंडार हों, वो पूरा कवर्ड एरिया होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हो ना इस पिक्चर में, ओपन एरिया है, उसके पास जगह ही नहीं है, खुले मैदान है। यहाँ बारिश भी पड़ रही है, धूप भी पड़ रही है, वो कितना ही कवर करके रखें इसको, लेकिन बचा नहीं सकते कई चीजों से, चूहों से नहीं बचा सकते इसको, नमी से नहीं बचा सकते। इसके लिए वो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं, इन पर डालते रहते हैं। मैंने देखा है कई जगह बेटा डीडीटी का छिड़काव इनके ऊपर, बोरियों के ऊपर चढ़कर करते रहते हैं वो। तो आप समझ लीजिए गेहूं कितना डेंजरस हो चुका होगा तब तक। इसको बचाने का प्रयास जो करते रहते हैं, हमारे पास स्टोरेज क्षमता नहीं है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट जो कहता है हमारा। नाउ थर्ड पॉइंट, एक और ड्रॉबैक्स देखिए, इफ सो मच फूड गेन्स केप आउट ओपन मार्केट, फूड इन्फ्लेशन मिडिल क्लास विल सफर। ठीक है, जो हमारा मध्यम वर्ग है, ठीक है, अगर जो मध्यम वर्ग है वो सबसे ज्यादा सफर करता है इस मामले में, क्योंकि बहुत से फूड ग्रेन्स जो है ओपन मार्केट से के बाहर अपने गोदामों में स्टोर सकते हैं, गोदाम में एफसीआई अंडर,
तो इसका सीधा असर मिडिल क्लास लोगों पे जाता है। जो दूसरी कीमतें हैं वो उन पे असर करती हैं, मिडिल क्लास पे, हाई क्लास पे नहीं। 4, गवर्नमेंट मे हैव टू इम्पोर्ट फूड ग्रेन ड्यूरिंग ड्रॉट ईयर्स। उसको आयात करना पड़ता है, सूखे के समय गेहूं को पहुंचाना पड़ता है। तो ये एक और एडिशनल उनके पास कभी भी ये समस्या आ सकती है गवर्नमेंट के पास। हमारे देश में अडल्ट नीड्स 14 केजी फूड ग्रेन, जबकि एनएफएसए प्रोवाइड करता है 5 केजी पर पर्सन टू प्रायोरिटी हाउस होल्ड। ठीक है, जरूरत है हमें 14 किलो की फूड ग्रेन्स की, अनाज की, एक अडल्ट व्यक्ति को, लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल करवाता है वो ओनली 5 केजी है, 5 केजी। 6th पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, फोकसिंग ओनली सीरियल्स। व्हाट अबाउट पल्सेस, व्हाट अबाउट एडिबल ऑयल, फ्रूट, वेजिटेबल्स, मिल्क, ये कहाँ गए? केवल अनाज से ही सारा पोषण नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और वो अनाज कौन से, कल मैंने बताया था मुख्य अनाज कौन से मिलते हैं इसमें? गेहूं, और बेटा यस कैरेसिन, गेहूं, चावल, तो ये तो मेन है, राइस आपके, है ना, और कैरोसिन ऑयल, ये तो मुख्य 3 है। और बाकी जो है वेजिटेबल वगैरह तो नहीं मिलती जो विटामिन प्रोवाइड करते हैं, फ्रूट्स, एडिबल ऑयल ये भी नहीं मिलता है राशन की दुकानों पे। ठीक है, और दालें भी, कितनी दालें मिलती हैं, हर तरह की दालें प्रोवाइड नहीं कर पाते ये। तो ये बाकी चीजें कहाँ गई, उनको क्यों नहीं दिया जा रहा? ये भी बात उठती है इसमें, लिमिटेशन की बात कर रहा हूं मैं, क्या हमारी समस्याएं हैं। और देखिए 7th पॉइंट देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, माल न्यूट्रिशन हैज इट्स कनेक्शन विद लैक ऑफ सैनिटेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज इन रूरल एरिया, एनएफएसए अलोन इनसफिशिएंट। इसमें देखिए जो इस तरह की समस्या है, ये जो कनेक्शन है पूरा, ये हमारे लैक ऑफ सैनिटेशन और मेडिकल फैसिलिटीज का है रूरल एरिया के अंदर। जो एनएफएसए को भी ये भी देखना पड़ेगा कि फूड सिक्योरिटी के साथ साथ और भी चीजों पर ध्यान देना है। नेक्स्ट, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी हैज रिकमेंडेड जीपीएस ट्रैकिंग ऑफ ट्रक्स। देखिए अब ये जो 8वां पॉइंट कह रहा है, ये तो आपको बुक में कहीं नहीं मिलने वाला, ढूंढ के भी नहीं मिलेगा। जो हमारी पार्लियामेंट कमेटी है उसने रिकमेंड किया था कि ये जो ट्रक्स जाते हैं, इनके ट्रक्स कहाँ से, एफसीआई से जो ट्रक निकलते हैं, कहाँ के लिए, गोदाम, इनके लिए, राशन की दुकानों के लिए, इन पर जीपीएस ट्रैकिंग हो। अब इसमें जीपीएस ट्रैकिंग की क्या बात, क्यों कहा गया है बेटा, ये पार्लियामेंट कमेटी ने क्यों रिकमेंड किया होगा? यस, करेक्ट, वेरी गुड। जी बेटा, हाँ बीच में से निकाल लेते हैं लोग, यानी को लोग यानी पर्टिकुलर हमारे जनता नहीं, आम नागरिक नहीं कि बीच में से लूट लें, ये बीच में से पर्टिकुलर एक, हाँ जी, यानी पर्टिकुलर रूप से ये जो ट्रैकिंग सिस्टम है इसलिए लगाया जाए क्योंकि बीच में से ट्रक कहीं आधा ट्रक ही पहुंचा राशन की दुकान तक, आधा कहीं और खाली कर लिया गया किसी फैक्ट्री में, किसी दुकान, पहले ही उसको निकाल के दे दिया गया। इसीलिए उन्होंने एक और रिकमेंडेशन की, सीसीटीवीज इन गोडाउन्स टू प्रिवेंट डाइवर्जन, बट दिस आर नॉट इम्प्लीमेंटेड। लेकिन ये कभी लागू ही नहीं हुआ और अब तक भी लागू नहीं है। आइडेंटिफाइंग हाउस होल्ड एलिजिबल फॉर दिस स्कीम, ये बिग चैलेंज है हमारे सामने कि वो मुख्य लोग कौन है, जरूरत के मंद, जिनको ये मिलना ही है स्कीम। एक्चुअल में जो राशन कार्ड बनते हैं, आपने बहुत बार पढ़ा भी, अखबारों में भी आता है कि जो अबव पावर्टी लाइन का है वो भी बीपीएल कार्ड ले लेता है। ठीक है, और जो एक्चुअल में बीपीएल कार्ड है बेचारे को वो तक तो पहुंचता ही नहीं है अनाज मुख्य है, वो तो इंतजार करता रह जाता है अपने हिस्से के अनाज का। तो ये एक बड़ी बिग चैलेंज है कि ऐसे हाउस होल्ड्स को आइडेंटिफाई करना जो वास्तव में एलिजिबल हैं इस स्कीम के। तो सेक्शन 44 एक्ट ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटी एंड वॉर्स, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन सप्लाई ऑफ फूड। देखिए यहाँ एक क्लॉज दे दिया है सरकार को बचाने के लिए, सरकार को बचाने के लिए
कि भाई यदि कोई नेचुरल क्लैमिटी आती है, बाढ़ आ जाता है, हम आपके घरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई युद्ध छिड़ जाता है, तो उस समय यूनियन यानी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन सप्लाई ऑफ फूड। उन्होंने एक क्लोज डाल दिया है, ठीक है। इस एक्ट के तहत कोई भी सरकार रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी कि आप तक पहुंचा या नहीं पहुंचा सामान। आर्टिकल सेक्शन 44, ये ध्यान नोट कर लेना बेटा, ये भी आपकी बुक में नहीं है। ओके, सेक्शन 44। नाउ चैट में चेक देखते हैं। ओके ओके ओके, सर भी हैं क्लास में हमारे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। नाउ कम टू द नेक्स्ट। मोदी डिसाइडेड टू शट डाउन प्लानिंग कमीशन। देखिए, मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक प्लानिंग कमीशन को शट डाउन किया। शट डाउन यानी उसमें चेंज करके न्यू सिस्टम, नीति आयोग को बनाया। हम सब जानते हैं उसके बारे में, नीति आयोग बनाया गया है ना। वो क्यों बनाया गया? क्योंकि प्लानिंग कमीशन पर जो उन्होंने एक उसकी अपनी बात की कि भाई प्लानिंग कमीशन का हटाने का मुख्य उद्देश्य था रिनोवेशन कॉस्ट वाज टू हाई। उसकी जो कॉस्ट थी, उस पर जो खर्चा हो रहा था वो बहुत ज्यादा था। तो सेम ये जो प्रॉब्लम है, ये हमारे पीडीएस सिस्टम में भी है। इसको भी शट डाउन करना चाहिए और इसकी जगह एक सिंप्लीफाई मेथड यूज करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा पीडीएस जो सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका, इसकी बजाय गवर्नमेंट शुड सिंपली गिव, क्या कर सकती है, फूड स्टैम्प और डीबीटी टू पुअर्स, लोगों तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, सामग्री को पहुंचाने के लिए अपना एक क्रिएट कर सकती है। खासकर फूड स्टैम्प टू ऑल, फूड स्टैम्प एक मात्र एक स्टैम्प हो जो लोगों के पास हो, जिसको लेके हमने बात की थी आज। एक अलग से राशन कार्ड जो विभिन्न तरीके के हैं, कल मैंने बताया था आपको। अब नई स्कीम स्टार्ट हो चुकी है गवर्नमेंट के द्वारा और कई राज्यों में लागू हो चुकी है। क्या बताया था मैंने? कौन सी स्कीम बताई थी बेटा राशन कार्ड को लेकर? यस, हाँ जी अर्पिता, बेटा कौन सी स्कीम बताई थी? विशाल, विशाल, कौन सी स्कीम बताई थी बेटा कल? राशन कार्ड को लेके एक नई स्कीम बनाई जा रही है। यस, चैट में लिख सकते हैं आप। ओके, नो रिप्लाई। वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है ना, वन नेशन वन राशन कार्ड। ओके, ये ध्यान रखना बेटा। हाँ, वन नेशन वन राशन कार्ड, इसको लिखाया गया। तो इसकी बेटा एक पूरे देश में एक ही राशन कार्ड होगा। ये जो अलग अलग कलर के राशन कार्ड चल रहे हैं आजकल, जो आप देखते हो येलो, ग्रीन, ठीक है, पिंक कलर का, ये जो सब राशन कार्ड अलग अलग कैटेगरी को हमने बात की थी, जो डिस्कस किया था लोगों के पास है, वो हटाकर वन, एक ही राशन कार्ड हो सभी के पास, और उसी में डिटेल्स होंगी कि किसको क्या अवेलेबल है, क्या नहीं है। ठीक, साथ ही अब मैं जो फूड स्टैंप और डीबीटी टू बात कर रहा हूं, ये बात कर रहा है कि ये इसके माध्यम से ये जो अलग अलग राशन की दुकानें हैं, इसकी बजाय वो इस माध्यम से सीधा ओपन मार्केट से कम कीमत पर सामान ले सकता है, ठीक है। जो भी ओपन मार्केट से सामान खरीदना चाहेगा, वो उसके द्वारा उसको देना पड़ेगा, उसको उस दुकान वाले को, उस व्यक्ति को देना पड़ेगा उस कीमत पर। तो ये बात हो रही है इसको। दूसरा, दीज बेनिफिशरीज एंटाइटलमेंट्स माई बाप राज मस्ट एंड, ठीक है, ये तो जस्ट सिंपल सा लिखा है। नाउ इकोनॉमिक सर्वे किया गया, उसमें बात हुई, इट डजंट ओपनली से दैट एनएफएस इज बोगस but recommends food stamps be given to poor because market economies use that mechanisms.
ठीक है, जो इकोनॉमिक सर्वे है हमारा वो सीधा रूप से नहीं कहता कि एनएफएसए बोगस है, वो अपने वर्डिंग में एनएफएसए को बोगस नहीं कहता है, ठीक है, कि ये एक फेल्ड संस्था हो गई है, लेकिन वो रिकमेंड करता है कि फूड स्टैम्प्स जो है वो पुअर्स को मिलना चाहिए, उनको प्रोवाइड होनी चाहिए, कि वो ओपन मार्केट से में भी जाकर ये चीजें दुकानदार को अपना कार्ड दिखाकर कम कीमत पर ले पाएं। ये अब तक हुआ नहीं है भारत में, इस पर चर्चा चल रही है, लेकिन हमारे इकोनॉमिक सर्वे जो एनएसओ करता है बेटा, वो भी एक राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एनएसओ, ठीक है। और ये एनएसएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर सर्वे करती हैं। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और रीजनल ऑफिस अलग अलग जगहों पर हैं, अजमेर में भी है, भोपाल में है, इसका रीजनल ऑफिस चंडीगढ़ में है, ठीक है। ये सर्वे करने के लिए दिया जाता है इनको। ये जो हमारे पॉपुलेशन की सर्वे हो रहा है ना इस समय, ये भी थ्रू एनएसएसओ ही करवाया जाता है एक तरह से, वो टेंडर देती है अलग अलग लोगों को। तो उसने ये बोला है कि जो एनएफएसए है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो 2013 में लागू हुआ, वो बोगस है, वो इस तरह से ओपनली नहीं कहता, लेकिन कहता है कि सबको फूड स्टैम्प मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब है व्हाट गवर्नमेंट कैन डू, अब सरकार क्या कर सकती है इसमें, क्या करे गवर्नमेंट ऐसे पोजीशंस में, क्या स्टेप्स उठाए, किस तरह के काम करें, गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए। अब इतना सब कुछ हो गया, इतनी बातें हो गई, लिमिटेशन भी देख लिया हमने, तो गवर्नमेंट क्या स्टेप उठाए, व्हाट गवर्नमेंट कैन डू, ठीक है। तो ये मैंने अब यहीं छोड़ दिया है इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसको मैं कल डिस्कस करूंगा। इसके बाद भी की स्लाइड मैंने अभी प्रिपेयर भी नहीं की है, देख सकते हो आप, लास्ट स्लाइड है मेरी, इसलिए ये क्वेश्चन छोड़ा है, क्योंकि ये टॉपिक हम कल इसको डिस्कस करने वाले हैं कि अब गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या कर सकती है इसको लेकर, फूड सिक्योरिटी को लेकर, ठीक है। सो हैव अ नाइस डे, टेक केयर,